Dear learner, in chapter 8, we have studied the motion of object in a straight line. और उसके अगले चैप्टर में हमने देखा था कि मोशन का कॉज क्या है. तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन का कॉज है वो है अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. तभी जाकर के यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तो उस पर यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन में आ जाती है, लाइक दिस. तो और जब मोशन में है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है. और ऑल्सो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. वी ऑब्जर्व व्हेन अ body dropped from certain height, it falls toward the earth. The motion in the body must have been initiated by the force exerted by the earth on the body. और आपको पता है कि सारे प्लेनेट सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं और अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं. और इसका जो मेन कारण है वो भी अनबैलेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन एवरी प्लेनेट है. इसके अलावा अर्थ सन के चारों ओर, मून अर्थ के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं. तो इसका जो कारण है ये सबसे पहले न्यूटन ने इसको जो है ग्रास्प किया था. और इन सब के लिए जो कॉज कर रहा है वो है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन ये नेम न्यूटन ने सबसे पहले दिया कि इन ऑब्जेक्ट पर जो नेचर ऑफ फोर्स है वो जो है क्या है, कॉल्ड ग्रेविटेशन. सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी ग्रेविटेशन एंड the universal law of gravitation, the motion of objects under the influence of gravitational force on the earth. The weight of body varies from place to place. Beside this, the motion of planet around the sun and motion of moon around the earth when a body is thrown up like this. तो ये जो एक अपनी सर्टेन हाइट पर पहुंचती है वहां जाके इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और वहां से ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है. जब ये ऊपर की ओर जा रही है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो इसकी जो वेलोसिटी बढ़ती जाती है. ये किसके कारण है? दिस इज ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी. तभी जाके ये ऑब्जेक्ट जैसे ग्राउंड को टच कर रही होती है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. तो जो न्यूटन ने ये अपना कंसेप्ट दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, अब हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं. कंसीडर अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन हैंड एंड whirl it around the constant speed. The stone moves in a circular path with a certain speed, but its direction of motion changes continuously. The change in direction of motion involves the change in velocity of acceleration of the stone. The external force F causes this acceleration and keep the stone moving uniformly along the circular path is toward the center of the circle. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सेंटर सीकिंग ताकत होती है
जो उसको एक सर्कुलर पाथ में बनाए रखती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब हम किसी भी पॉइंट पे जाकर के इस स्टोन को रिलीज करते हैं तो इट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस। जो लाइन होती है, इस लाइन को जो सर्कल के साथ एक पॉइंट पर टच हो रही है, इसे कहते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर ये टच होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड व्हाट इज टेंजेंट? A straight line that meets the circle at one and only one point is called tangent to the circle। तो इसमें दिखा रखा है कि ABC एक जो लाइन है ये टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट पर पॉइंट टच हो रहा है वो है B, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो B के साथ O लाइन हम जोड़ेंगे, ये लाइन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो जब कोई पॉइंट में से हम यदि स्टोन को रिलीज करते हैं तो ये सेंटर के साथ हमेशा क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। वैसे ही हमने पढ़ा था कि जब कोई वर्क होता है वो परपेंडिकुलर, जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो जीरो वर्क इसमें होता है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो वी डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड keeps the velocity moving along the circular path is acting toward the center. This force is called the centripetal force, और इसका मतलब हुआ center seeking force। Now gravitational force क्या होता है फिर? Gravitational force as the phenomena of attraction between any two objects। कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में pull toward each other means attraction between two objects in the universe. The object may be terrestrial or the celestial, चाहे वो जमीन पर हो चाहे वो यूनिवर्स में हो, may be of any size or mass, and they may be at any distant apart with any medium between them। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? एक ऐसी ताकत है जिस ताकत से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है। नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. Let two objects A and B, masses m1 and m2, lie at a distance between them is d from each other, and let force F attraction between the two objects. According to universal law of gravitation, the force between the two objects is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मास है वो अप्लाइड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 से इक्वेशन नंबर 1। एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them। So इसको हम भी फॉर्मूले के फॉर्म में रखते हैं। Then F directly proportional to 1 upon d square। d क्या है? Distance between them, और r भी लिख सकते हैं, r square भी आ सकता है। अब हम, यह है इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। Then we get F directly proportional to m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। तो ये जो है F जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं, यहां पर इक्वल लगाते हैं।
और इसे हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल जी m1 into m2 upon d square, where g is the constant of proportionality and is called universal gravitational constant. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एफ और डी स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा, जी एम एम एक तरफ हो जाएगा, देन एफ इंटू डी इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू, और इसको हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, देन g इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल रहे हैं। अब इसकी जो यूनिट है उसे देखते हैं क्या होता है। तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल G कैन बी ऑब्टेन्ड by substituting the unit of force, distance and mass in the equation। तो हम क्या करते हैं, G इक्वल टू न्यूटन किसका गया, फोर्स का, इंटू एम स्क्वायर मीन्स क्या है, ये जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर था, तो डिस्टेंस इज टू डिस्टेंस, तो इसका यूनिट हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन मास का हो गया किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और यह रेज टू पावर -2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज द यूनिट। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G was found by the Henry Cavendish in 1731 to 1810 by using a sensitive balance. The accepted value of G is 6.673 into 10 to the raised power -11 Nm square per kg square. This is the value of कैपिटल G, और ये वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट पर सभी जगह एक जैसे होती है, तभी जाके इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होती है और हर ऑब्जेक्ट पर लगती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। सो इसाक न्यूटन ने ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, और ही डिजाइन्ड अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। Newton founded or formulated the well-known laws of motion. He invented a new branch of mathematics called calculus. Calculus जो है न्यूटन की बनाई हुई है। तो न्यूटन transformed the structure of physical science. Newton's work combined the contributions of Copernicus, Kepler, Galileo and other into the new powerful synthesis. Johannes Kepler derived 3 laws on the basis of Newton's law. So, Johannes Kepler derived 3 laws of planetary motion, जैसे कि गैलेक्सी है, इसमें कितने सारे प्लेनेट हैं और सारा सोलर सिस्टम है, तो ये प्लेनेट वगैरह जो है एक दूसरे की तरफ जो है उसमें मूव कर रहे हैं, तो ये सिस्टम को जो है कैसे उनकी मोशन होती है, तो ये जो है जोनास केपलर ने डराइव किया 3 इक्वेशन में। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, तो एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन elliptical orbit with the sun situated at the any one of the foci means focus, the plural of focus on the eclipse, क्योंकि ये जो शेप है इसकी ये एलिप्टिकल है। सो दिस यू कैन सी, दो सन है, ये फर्स्ट फोकस में है, तो इसके 2 फोकस ऐसे दिखाई दे रहे हैं, फोकस 1 ऑफ द सन एंड फोकस 2 इज एम्प्टी। तो जब अर्थ या कोई प्लेनेट सन के नजदीक आती है, यानी फोकस 1 की तरफ आती है, तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तेज हो जाती है, और जबकि जब दूर होते हैं तो स्पीड कम होती है। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन,
In the elliptical orbit of the planet, the line joining the center of the planet to the center of the sun sweep the equal area in the interval of time. जैसे यहां पर ये दो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ए और बी के बीच में, और एक जो बाद में आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, एरिया भी सेम होता है और टाइम पीरियड भी सेम होता है. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, इन द elliptical orbit of the planet, the line joining the center of the planet to the center of the sun sweep equal area in equal interval of time. So Kepler's third law, very important law है third भी. तो according to this law, the square of the time period of a revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit, and this is the center and the focus where the sun lies and earth or other planet revolve around the sun like this. So this is the equatorial distance A and B. तो time period of the revolution of the planet around the sun, and r is the semi major axis of the elliptical orbit. तो उसका रेडियस बन गया AB अपॉन 2. AB टोटल जो है डायमीटर हो गया, इसका हाफ कर दिया तो रेडियस बन गया. नाउ अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, तो उसने क्या बताया कि टी स्क्वायर यानी टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस यानी मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस में है उस आर का क्यूब. ये क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. आर क्यूब इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, और आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर. तो इसका कांस्टेंट ले लिया, तो कांस्टेंट हटाने के लिए, और आर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये बन गया केपलर्स थर्ड लॉ, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल? अब न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा कि जो है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वही डी स्क्वायर जो है इनवर्स रूल होता है. इसमें क्या, द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन stated that the gravitational force F between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. So F directly proportional to n upon d square या r square, ऐसे हम ले सकते हैं. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो डियर स्टूडेंट, जो यूनिवर्स में जो कुछ भी फिनोमेना चल रही हैं, ये सब जो है ग्रेविटेशन के कारण ही चल रही हैं. सन के अट्रैक्शन से और अर्थ के अट्रैक्शन से, मून के अट्रैक्शन से. तो इसमें नंबर 1, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड्स. आपको पता है पूरे डे में जो है एसएसटी में पढ़ा हुआ टाइड्स होते हैं. तो डे में जो है 2 टाइम जो है आते हैं, लो टाइड एंड हाई टाइड. दिस इज ड्यू टू द अट्रैक्शन और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन. नाउ एक न्यूमेरिकल आपको जो है करके दिखाता हूं इसमें, कि जो हम कैसे, जो अभी आपको डेरिवेशन बताई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली, इसको कैसे आपने अप्लाई करना है. तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ द मून दैट इज 7.4 into 10⁻22 किलोग्राम. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁻5 kilometer,
यहाँ ये जो है पावर में नहीं लिखी है, मैं बोल रहा हूं, इसको आपने ध्यान से लिखना है। तो 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून टेकिंग G equal to 6.7 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. Now, mass of the earth, what is given? That is 6 into 10⁻24 kilogram, and mass of the moon, that is 7.4 into 10⁻22 kilogram, and the distance between the earth and the moon D equal to 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। अब आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस। सो अब इनको हम लिखते हैं 3 इसको हम जरा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटर में किलोमीटर में गिवन है, तो ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000 मीटर। So it become 3.84 into 10⁸ मीटर। अब अप्लाई करते हैं, G की वैल्यू है, और इसको फिर अप्लाई करते हैं। क्या आएगा अप्लाई करके? दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून F इक्वल टू, इनकी वैल्यू G G कांस्टेंट हो गया, M मास ऑफ द अर्थ, M स्मॉल मास ऑफ द मून अपॉन D स्क्वायर, ये डी स्क्वायर आ गया। सो F इक्वल टू G की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ अर्थ क्या है? मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम इंटू मास ऑफ द मून, दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम अपॉन D की वैल्यू, दिस इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर का होल स्क्वायर। अब हम सारे जो रेशियो वाले नंबर हैं या होल नंबर हैं उनको एक साथ ले लेते हैं और पावर वाले एक्सपोनेंट वाले को अलग कर लेते हैं। तो आ गया 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻, प्लस किया हमने 10⁻24 और 22 को प्लस किया, तो आ गया 46 इंटू 10⁻11 अपॉन, अब इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करते समय नंबर तो जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 8 टू द 16 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻16, 8 टू द 16 हो गया। सो वी गेट 296.184 इंटू 10⁻35 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई किया और ये 16 है, इसको ऊपर ले गए मल्टीप्लाई किया, तो 16 माइनस का हो गया 10⁻16 आ गया अपॉन 3.8 को मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 14.7456। अब 296 और 14 इनको हम डिवाइड करते हैं और 35 में से 16 को माइनस करते हैं, देन वी गेट 2.96 इंटू 10⁻37, 35 माइनस 17, ये आ गया ऐसे। तो एक प्लेस डेसिमल 1.4 ले लिया था और इसके भी 2 प्लेस ले लिए, तो तब जाकर के ये a बन गया। तो दैट इज इक्वल टू 1/7 और इक्वल टू, फिर हम इसे करते हैं 2.02 इंटू 10⁻20, 37 में से 17 निकल गया, रह गया 20 न्यूटन। ये है इसका आंसर। तो ऐसे कोई और भी न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे अर्थ या कोई और ऑब्जेक्ट या एनी 2 ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच की डिस्टेंस गिवन होगी, उनका मास गिवन होगा और कैपिटल जी की वैल्यू अंडरस्टूड है। ये आपने हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही लेनी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को ही यूज करना है आपने। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला इससे रिलेटेड आपको निकालना है। सो ग्रेविटी, अब ग्रेविटी क्या होता है? नेक्स्ट टर्म, दिस इज द ग्रेविटी इज वन पर्टिकुलर
केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने देखा कि एनी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन ग्रेविटी में एक स्पेशल केस है। क्या है? ग्रेविटी इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, यानी वो ताकत जिस ताकत से अर्थ किसी भी चीज को अपने सेंटर की ओर खींच रही है उसे कहते हैं ग्रेविटी, और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on the body is called force of gravity. The force of gravity is calculated using यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये भी फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है। तो जहां पर हम F यूज करते हैं वहां पर अब हम स्मॉल g यूज करेंगे। तो गिवन बाय न्यूटन क्या ग्रेविटेशन दिया था? वो कहता है कि द मास ऑफ द बॉडी m1 है और एक दूसरी बॉडी है अर्थ, उसका मास m2 है, और जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जो है कहीं प्लेस कर रही है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो हम इसके हिसाब से फॉर्मूला निकालते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इक्वल टू m। और क्या फॉर्मूला होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आ गया g mm अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो है हम F इक्वल टू जानते हैं कि g mm अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर m1 और m2 था तो हमने इसकी वैल्यू m1 और m2 लिख दिया अपॉन r स्क्वायर लिख दिया।